20 अक्टूबर 2011 लीबिया का एक इलाका सरते। यहाँ के रेगिस्तान से गुजरती एक सीवर पाइप में छिपा था एक बूढ़ा आदमी जो बुरी तरह थका हुआ था। बाल और कपड़े खून से लथपथ थे, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। वो हाथ में सोने की पिस्तौल थामे हुए था। ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाला शख्स था। नाम था मुअम्मर गद्दाफी, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। वो शख्स जिसने यूएन में अमेरिका को शैतान कह डाला था, जो ना तो अमेरिका से डरा न घुटने टेके। अमेरिका को गद्दाफी ने इतना परेशान किया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने गद्दाफी को मैड डॉग तक कह डाला था। Mad dog of the Middle East. पूरी जिंदगी गद्दाफी लड़ता रहा। वो एक ऐसा लीडर था जिसने पेट्रोल सस्ता किया, हर लीबियाई परिवार को घर देने का वादा किया। कभी उसे इनकलाबी हीरो समझा गया तो कभी उसे दुनिया में बदनाम किया गया। कभी वेस्टर्न मुल्कों ने उसको पसंद किया तो कभी उसके पीछे पड़ गए, लेकिन गद्दाफी ने अपना असर दुनिया में बनाए रखा। गद्दाफी का एक ऑरा था। वो जहां भी जाता, चाहे अरब की मीटिंग हो या इंटरनेशनल समिट, सबकी नजरें उस पर टिक जाती थी। यूनिक लिबास पहनना, बेतकल्लुफ और तेज बातें करना और वेस्टर्न मुल्कों के तौर तरीकों का मजाक बनाना गद्दाफी की आदतों में शुमार था। गद्दाफी कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था। वो खुलेआम जनता में घूमता था, जबकि बाकी नेता भारी सिक्योरिटी में छिपते हैं। वो कहता था, जो अपने लोगों से डरता है वो बादशाह नहीं होता। वो महलों की जगह खाना बदोशों की तरह तंबू में रहता था। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के दौरे पर भी वो न्यूयॉर्क में रेगिस्तानी तंबू लगा कर रहा। ये उसका वेस्टर्न मुल्कों के खिलाफ प्रोटेस्ट का एक तरीका था। गद्दाफी की सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाएं थी। वो कहता था कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वफादार और बहादुर होती हैं। ये मेल डोमिनेंट समाज को सीधी चुनौती थी। लेकिन ऐसे लीडर को उसके मुल्क के अपने ही लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। जब मैं गद्दाफी के आखिरी लम्हों की तस्वीरें देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि इस शख्स को हीरो कहूं या फिर विलन, तानाशाह कहूं या फिर अमेरिका जैसे वेस्टर्न मुल्कों को चैलेंज करने वाला दिलेर इंसान। एक अरब जर्नलिस्ट ने गद्दाफी को मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का पिकासो कहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस गद्दाफी की आवाज गोरों के कानों को चुभती थी, जिसकी पॉलिसीज ने अमेरिकियों की नींद उड़ा रखी थी, जो बेहद गरीब परिवार से था और सिर्फ 27 साल की उम्र में तख्ता पलट करके लीबिया की गद्दी हासिल की और 42 साल तक हुकूमत की, जिसे अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत थी, जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन लीबिया नहीं छोड़ूंगा, और आखिर वक्त तक लीबिया में ही रहा, कभी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया, उसको उसी के मुल्क में उसी के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आज इस वीडियो में कहानी उसी गद्दाफी की। कहानी पर जाने से पहले दोस्तों, आपके काम की एक बात। हम जानते हैं कि इस बदलती दुनिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल बन चुका है। एआई वॉर्स के साथ साथ बिजनेस को भी रीडिफाइन कर रहा है। ऐसे में अगर आप एआई स्किल नहीं सीख रहे हैं तो आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे छूट रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। आप एआई सिर्फ एक वीकेंड में बिना किसी कोडिंग के सीख कर अपने लिए नया अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। मैं आपको एक 2-डे एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू 10,000 होती है, पर हमारे इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल के थ्रू ये मेरे व्यूअर्स के लिए पूरी तरह से फ्री है। ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे एआई इंडस्ट्री के टॉप इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये लाइव ट्रेनिंग सेशन शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन किए कमेंट में मिल जाएगा। इस सेशन में आपको मिलेंगे 20 से ज्यादा पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट का हिस्सा बनेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर फास्टर एंड बेटर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस वो भी बिना किसी कोडिंग के, एआई प्लस एक्सेल से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना, नो कोड टूल्स से अपने एआई एप्स और दूसरे टूल्स बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग होंगे, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना, अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना फॉर मैक्स एफिशिएंसी सीखने को मिलेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंदर और भी बहुत कुछ है। ये ट्रेनिंग टेक और नॉन टेक सभी फील्ड के प्रोफेशनल्स के लिए। ऑलरेडी 40,000 देशों के लिए प्रोफेशनल्स इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर चुके हैं और उनका फीडबैक नेक्स्ट लेवल रहा है। मैं आपको ये कोर्स स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, लेकिन याद रखिए ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, गद्दाफी का जन्म हुआ था लीबिया के रेगिस्तानी इलाके सरते के एक टेंट में। परिवार बेदुइन कबीले से था, जो बेहद गरीब होते हैं और रेगिस्तान में ऊंट, भेड़ और बकरियों के चारे की तलाश में घूमते रहते हैं। गद्दाफी भी शुरुआत में चरवाहे का काम ही करता था। गांव में कोई बढ़िया स्कूल नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप ने चाहा कि बेटा कुछ सीखे, इसलिए सबसे पहले उसे कुरान पढ़ने के लिए मदरसे भेजा गया। वहीं से उसकी सोच बननी शुरू हुई। उसे इंसाफ और बराबरी जैसे ख्यालों से लगाव हो गया। पढ़ाई में लगन थी तो आगे के लिए वो शहर सबहा गया, जहां स्कूल थे और कुछ माहौल भी मिला। वहीं स्कूलों में वो बोलने लगा, लीडरशिप दिखाने लगा। उस पर सबसे बड़ा असर पड़ा इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर का। नासिर ने अरबों को एक करने की बात की, वेस्टर्न ताकतों से टकराने की हिम्मत दिखाई। गद्दाफी ने नासिर की किताबें पढ़ी, भाषण सुने और खुद भी सोचने लगा कि लीबिया को आजादी और बराबरी कैसे मिले।
उस दौर में वो स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके वेस्टर्न ताकतों और इजराइल की पॉलिसीज के खिलाफ बोलने लगा। स्कूल के बाद उसने आर्मी ज्वाइन की। लीबियन आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान उसमें और भी बदलाव आया। उसको कुछ वक्त के लिए ब्रिटेन भी भेजा गया, जहां उसे मिलिट्री ट्रेनिंग मिली, लेकिन वहां उसने वेस्टर्न लोगों के रवैये को महसूस किया और अंदर से बगावती हो गया। उसे लगने लगा कि अरबों को अपना रास्ता खुद बनाना ही पड़ेगा। उस वक्त तक लीबिया अमीर मुल्क माना जाने लगा था, क्योंकि वहां तेल मिल चुका था, लेकिन वहां की जनता के दिलों के अंदर गुस्सा और बेचैनी पल रही थी, क्योंकि कहने को तो किंग इद्रिस लीबिया का राजा था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था और अक्सर इलाज के लिए बाहर ही रहता था। उसने देश की बागडोर कुछ खास वजीरों को दे रखी थी जो वेस्टर्न ताकतों के कहने पर चलते थे। लीबिया के पास जबरदस्त तेल भंडार थे, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा था। सारा मुनाफा अमेरिका और यूरोप डकार रहा था। मुल्क के गांवों में गरीबी फैली हुई थी, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा था, स्कूल और अस्पताल की हालत बदतर थी। शहरों में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन वहां भी पैसा अमीरों के पास ही था। ये हालत लीबिया के लोगों को और चुभने लगी जब पड़ोस के मुल्क इजिप्ट में प्रेसिडेंट नासिर ने वेस्टर्न ताकतों के खिलाफ बोलना शुरू किया और अरब मुल्कों को एक करने की बात लगातार करने लगे। गोरों के हाथ से कंट्रोल अपने पास लेने की बात करने लगे। नासिर की जलाई मशाल लीबियाई नौजवानों के सीने में दहकने लगी और उन्होंने सोचा कि जब इजिप्ट बगावत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लीबिया के फौज में उस वक्त कई ऐसे युवा अफसर थे जो देशभक्ति से भरे हुए थे। उनमें सबसे बेखौफ नाम था मुअम्मर गद्दाफी, एक फौजी कैप्टन जिसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसने महसूस किया कि अगर देश को बदलना है तो सिर्फ नाराजगी से काम नहीं चलेगा, एक ठोस प्लान बनाना होगा। वो जानता था कि किंग इद्रिस के दिन लद गए हैं, जनता का कोई जज्बाती जुड़ाव भी अब उनसे नहीं बचा है। इसी दौरान किंग इद्रिस ने ऐलान कर दिया कि वो सत्ता अपने भतीजों को सौंपने वाले हैं। बस यही बात गद्दाफी और उसके साथियों को नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि अब एक और शाही खानदान आ जाएगा और देश फिर वेस्टर्न ताकतों के इशारे पर ही चलेगा। यहीं से माहौल एक बड़े बदलाव की तरफ मुड़ गया। फौज के अंदर ही एक खुफिया ग्रुप बना, फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर्स मूवमेंट, जिसने तय किया कि सत्ता बदलेगी, वो भी बिना खून बहाए। बदलाव की हवा बह चुकी थी। उधर बूढ़ा किंग इद्रिस डील पर डील किए जा रहा था। गोरों का कंट्रोल लीबिया पर और मजबूत होता जा रहा था और लीबियाई जनता पीछे छूटती जा रही थी। गुस्सा अब खुले बगावत में बदलने वाला था और इस बगावत की बागडोर थी गद्दाफी के हाथों में। वो रात 1 सितंबर 1969 की थी, जब किंग इद्रिस इलाज के लिए तुर्की में था। उसी वक्त गद्दाफी और उसके साथियों ने बहुत सोच समझकर लीबिया की राजधानी त्रिपोली में कुछ अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ये तख्ता पलट बिल्कुल शांत तरीके से हुआ, न गोली चली, न बम फटे, न लोग मरे। सुबह जब लीबियाई लोगों ने रेडियो ऑन किया तो उन्हें एक नई आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने ऐलान किया कि अब लीबिया में नई ताकत आई है जो आवाम के लिए काम करेगी। लोगों को लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी बदलेगी और उस आवाज का नाम था मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी ने ऐलान किया कि लीबिया अब एक रिपब्लिक है, कोई राजा नहीं, कोई शाही खानदान नहीं, अब जनता की हुकूमत होगी। उसने किंग इद्रिस को मुल्क लौटने नहीं दिया और कुछ ही दिनों में लीबिया में उसका राज शुरू हो गया। यहीं से गद्दाफी का 42 साल लंबा दौर शुरू हुआ। गद्दाफी ने कई बड़े फैसले लिए जो आम लोगों के हक में थे, जैसे तेल के जरिए आने वाले पैसे को वेस्टर्न कंपनियों से छीनकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया। पढ़ाई, इलाज, बिजली सब फ्री कर दिया। घर बनाने के लिए पैसा दिया। शादी करने वालों को गिफ्ट दिए जाते थे। औरतों को अधिकार दिए। अफ्रीका और अरब को एक करने की बात की। गरीबों की आवाज बना। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए गद्दाफी पॉपुलर होने लगा और उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। अपने बेखौफ अंदाज की वजह से उसने दुनिया भर में अपने कई दुश्मन बना लिए थे, जिसमें अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक कि कुछ अरब मुल्क भी शामिल थे। उस जवान, खूबसूरत, करिश्माई आर्मी अफसर से सब डरने लगे थे। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर का वो बहुत बड़ा फैन था। नासिर की तरह उसने भी अपने आप को कैप्टन से प्रमोट करके कर्नल बना लिया था। जैसे नासिर के लिए सुइज कैनाल एक बड़ी लड़ाई थी, वैसे ही गद्दाफी के लिए लीबिया का तेल एक अहम मुद्दा था। 1950s के आखिर में लीबिया में काफी मात्रा में ऑयल रिजर्व मिले थे, लेकिन उन पर कब्जा, जैसा कि हमने बात की, कि विदेशी ऑयल कंपनियों का था। वो दाम अपने मुल्कों के फायदे में तय करती थी और मुनाफे में आधा हिस्सा रख लेती थी। गद्दाफी ने डील्स फिर से करने की मांग रखी और धमकी दी कि अगर कंपनियों ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वो तेल निकालना बंद कर देगा। गद्दाफी ने जब पहली बार विदेशी तेल कंपनियों से डील्स दोबारा तय करने की कोशिश की तो उसने खुलकर कहा कि जो लोग 5000 साल बिना तेल के जिए हैं वो कुछ साल और बिना इसके जी सकते हैं। एक तरह का बड़ा दांव था, लेकिन चल निकला। लीबिया वो पहला डेवलपिंग मुल्क बना जिसने अपने ही तेल से होने वाली कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखवाया। बाकी देशों ने भी यही रास्ता अपनाया और 1970s का अरब पेट्रो बूम शुरू हो गया। लीबिया को इसका सीधा फायदा मिला। तेल निकालने की मात्रा गल्फ कंट्रीज के बराबर थी और आबादी बहुत कम, 30 लाख से भी कम। इतनी कम आबादी में काला सोना बरसने लगा और मुल्क तेजी से अमीर बन गया।
1973 के अरब इजराइल जंग के बाद जब अरब देशों ने अमेरिका और यूरोप को तेल देना कम कर दिया था, तब लीबिया जैसे देशों की कमाई अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। लीबिया की सरकार हर दिन करोड़ों डॉलर कमाने लगी और गद्दाफी ने इस पैसे को सिर्फ अमीरों के बीच नहीं बंटने दिया। उसने प्लान बनाया कि इस पैसे से लीबियाई आवाम की जिंदगी बदलेगी। गद्दाफी ने और भी बड़े फैसले लिए, जैसे गाँव में स्कूल, अस्पताल बनाए। जो शादी करना चाहता था उसे सरकार की तरफ से 50,000 लीबियन दिनार का तोहफा मिलता था। हर फैमिली को एक घर मिले इसके लिए स्कीम बनाई गई। खेती करने वालों को बिना ब्याज का कर्ज मिलता था। लीबिया में पेट्रोल इतना सस्ता था कि लोग पानी से ज्यादा सस्ता समझते थे इसे। इस वक्त लीबिया की हालत ये थी कि अफ्रीका के ज्यादातर मुल्क जहां भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, वहीं लीबिया अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क बन चुका था। हर आदमी के हिस्से में जो औसतन आमदनी आती थी वो पूरे अरब और अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा थे। गद्दाफी ने अरब मुल्कों को भी चैलेंज किया। उसने कहा कि हम तेल बेचते हैं और डॉलर में कमाते हैं, लेकिन डॉलर वेस्टर्न कंट्रोल में है। इसलिए उसने गोल्ड पर बेस्ड अफ्रीकी करेंसी लाने की बात की, जिससे अफ्रीका की इकोनॉमी वेस्टर्न सिस्टम से अलग हो जाए। यही आइडिया बाद में उसकी जान पर बना। लेकिन उस वक्त तक लीबियाई जनता गद्दाफी को सिर्फ लीडर नहीं, एक रहनुमा मानने लगी थी। वो कहते थे कि गद्दाफी नहीं होता तो हम अब भी गुलाम ही रहते, और गद्दाफी खुद भी कहता था, मैं राजा नहीं, मैं आवाम की आवाज हूं। हालांकि जब गद्दाफी ने देखा कि बाकी अरब देशों को एक करना बहुत मुश्किल काम है, तो उसने अपनी अरब को एक करने वाली सोच को आगे नहीं बढ़ाया और ना ही गल्फ मुल्कों की चकाचौंध वाली खरीदारी और दिखावे की राह पर चला। गद्दाफी ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करने का सोचा और लीबिया को एक नई सियासी सोच देने पर काम करने लगा। गद्दाफी के मन में एक आइडिया आया, जिसके बाद गद्दाफी ने एक थियरी बनाई जिसे थर्ड यूनिवर्सल थियरी कहा। इस थियरी में कहा कि दुनिया में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म यानी फर्स्ट और सेकंड थियरीज में जो कमजोरियां हैं उन्हें वो दूर करेगा और दुनिया को एक नई सियासी, इकोनॉमिक और सोशल रेवोल्यूशन की तरफ ले जाएगा, जहां हर दबे कुचले इंसान को आजादी मिलेगी। लेकिन हकीकत में ये किताब, जिसे ग्रीन बुक कहा था, वो सिर्फ भाषणों का मजमुआ थे। जिस किताब का दावा था कि ये इंसाफ दिलाएगी, उसी किताब पर आरोप लगा कि वो सिर्फ लीबिया की आबादी को काबू में रखने का एक जरिया है। इस किताब से मुल्क चलने लगा, जिसमें कहा गया कि लोगों की समस्या का हल इलेक्शन वगैरह से नहीं होता है, बल्कि कुछ लोगों की कम्युनिटीज होंगी जो मुल्क के हर पहलू को कंट्रोल में रखेंगी। ग्रीन बुक में इस सिस्टम को एक सुंदर गाड़ी की पहिए जैसा बताया गया था। बाहरी घेरे में बेसिक पॉपुलर कांग्रेस थी जो पीपल्स कमेटियां बनाती है और वो सेंटर को रिपोर्ट भेजती है। गद्दाफी के मुताबिक एक सही मायनों में डेमोक्रेटिक जनरल सेक्रेटरीट इसके बीच में बैठा होता है, मगर जमीनी हकीकत इससे उलट थी। इस तरह से जो एक सिस्टम बना वो सीधे पिरामिड जैसे शक्ल का था, जिसमें सबसे ऊपर गद्दाफी का परिवार और उसके करीबी थे जिनके पास पूरा पावर था, और नीचे एक बर्बर सिक्योरिटी सिस्टम था जो हर तरह के विरोध को कुचल देता था। ग्रीन बुक की दुनिया में इसे जमाहिरिया कहा गया, जो अरबी लफ्ज जमहूरिया से निकाला गया एक नया अल्फाज था। मतलब था आम लोगों की हुकूमत, लेकिन असल में ये सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया था। लीबिया की आवाम ऐसे सिस्टम में फंस गई जहां उन्हें पॉपुलर कांग्रेस में शामिल तो किया गया, लेकिन उनके पास ना कोई हक था, ना कोई पावर, ना बजट। सबको मालूम था कि अगर किसी ने ज्यादा बोल दिया या हुकूमत की आलोचना कर दी तो उसे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। उधर गद्दाफी इन बातों की परवाह किए बगैर वेस्टर्न मुल्कों का हर तरह से विरोध करना शुरू कर दिया था। गद्दाफी का मानना था कि दुनिया में जो भी वेस्टर्न ताकतों के खिलाफ खड़ा है वो उसका दोस्त है। वो कहता था कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जैसे मुल्क सिर्फ तेल, पावर और अपनी चालाक सियासत के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए गद्दाफी ने खुलेआम उन सभी ग्रुप्स को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जो वेस्टर्न सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे वो आजादी के नाम पर लड़ रहे हों या फिर सत्ता हथियाने के लिए। जैसे गद्दाफी ने यासिर अराफात की PLO समेत कई फिलिस्तीनी ग्रुप्स को सपोर्ट किया, क्योंकि वो इजराइल को अमेरिका का प्यादा मानता था और फिलिस्तीन को आजाद देखना चाहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गद्दाफी ने नेल्सन मंडेला को तब सपोर्ट किया था जब बाकी दुनिया चुप थी, क्योंकि गद्दाफी रेसिज्म के खिलाफ था। यही नहीं, गद्दाफी ने फ्रांस, अफ्रीका और यहाँ तक कि आयरलैंड के विद्रोही गुट आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही थी, उन्हें भी हथियार, विस्फोटक और पैसे दिए। पूरी दुनिया में ऐसी हिमाकत सिर्फ और सिर्फ गद्दाफी ही कर सकता था। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं और अपने मुल्क को बुलंदी पर ले जाते हैं, उसकी तस्वीर और तकदीर बदल देते हैं, तो जाहिर है कि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वही जनता के लिए सही है और आपको कोई रोक नहीं सकता है। पावर का इंसानी दिमाग पर गहरा असर होता है और वही गद्दाफी के साथ हुआ। हम देखते हैं जैसे गद्दाफी को कई शौक चढ़ गए। वो अजीब अजीब कपड़े पहनता, कभी सुनहरे बिल्लों वाली वर्दी, रंग बिरंगे गाउन, तो कभी अफ्रीकी कबीलाई लिबास। वो घंटों शीशे के सामने खड़ा होकर बाल संवारता, कैमरे का एंगल ठीक करवाता और सवाल करने वालों को सीधे जेल भिजवा देता। गद्दाफी पर सत्ता का नशा था और वो वेस्टर्न मुल्कों को कुछ नहीं समझता था। यही उससे गलती हो गई, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क इसी फिराक में थे कि कैसे वो गद्दाफी को कंट्रोल में करें। अमेरिका ने दावा किया कि गद्दाफी ने जर्मनी के एक नाइट क्लब में बम धमाका करवाया जहां अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद 1986 में अमेरिका ने ऑपरेशन एल डोराडो कैनियन में
गद्दाफी को मारने के लिए लीबिया पर हवाई हमला किया। उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई, लेकिन गद्दाफी बच गया और उसके अगले दिन बोला, मैं मौत से नहीं डरता, मैं लीबिया के लिए जीऊंगा और मरूंगा। उसने खुलेआम कहा, मैं अमेरिका को तबाह कर दूंगा। और फिर वो एक एक करके अमेरिका के दुश्मनों का साथी बनता गया। अल जजायरी बगावती, चाड के विद्रोही, सियरा लियोन के खूंखार लड़ाके, यहाँ तक कि अफगान तालिबान तक गद्दाफी की मदद से अछूते नहीं थे। 1988 में स्कॉटलैंड के लॉकरबी शहर के ऊपर उड़ रहे पैन एम फ्लाइट 103 का ब्लास्ट अगला बड़ा मोड़ था। 270 लोग मारे गए थे। ये यूके की सरजमी पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा टेरर हमला था। जब गद्दाफी ने 2 लीबियाई आरोपियों को स्कॉटलैंड के हवाले करने से इनकार कर दिया तो यूएन ने सैंक्शंस लगाए और सालों तक डील चली। आखिरकार 1999 में दोनों को सौंपा गया। उनमें से एक अब्दुल बासित अल मिग्राही को उम्र कैद हुई, दूसरा बेकसूर साबित हुआ। 1990s के बाद जब दुनिया न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बेहद सख्त हो चुकी थी तो पता चला कि गद्दाफी यूरेनियम एनरिच करके न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही अमेरिका और यूरोप के होश उड़ गए और उन्होंने पूरे लीबिया पर सख्त पाबंदियां लगा दी। गद्दाफी पूरी दुनिया में एक खतरे का चेहरा बन चुका था। उसकी यात्राओं पर बैन लग गया था। लीबिया से तेल खरीदना बंद हो गया। उसकी विदेशों में रखी दौलतें सीज कर दी गईं और इंटरनेशनल लेवल पर एक खतरनाक सनकी नेता की इमेज बनने लगी। सन 2000 के दशक के पूरे दौर में अरब लीग की सालाना मीटिंगें अक्सर उसकी हरकतों से बिगड़ती रही। कभी वो सिगरेट जलाकर पास बैठे लीडर के मुंह पर धुआं फेंक देता, कभी खाड़ी के शासकों या फिर फिलिस्तीनियों को भला बुरा कह देता और कभी खुद को अफ्रीका का बादशाहों का बादशाह घोषित कर देता। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने गद्दाफी पर गहरा असर डाला। उसे लगा कि अगला नंबर उसका हो सकता है। उसने अमेरिका से बातचीत की और कहा कि मैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दूंगा। उसने अमेरिका और यूरोप के साथ एक डील की, न्यूक्लियर हथियार न बनाने के बदले इकोनॉमिक बैन हटाने की। उसने कुछ बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, जैसे ग्रेट मैन मेड रिवर वाला प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा काम था जिसमें साउथ लीबिया के जमीन के नीचे के पानी को लेकर नॉर्थ के सूखे इलाकों में पहुंचाया गया। शायद ये आइडिया पुराने बदूनी तरीकों से मिला हो, लेकिन प्रोजेक्ट हकीकत बन गया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में कुछ हद तक एक खुलापन भी दिखा जब सालों से बाहर रहने वालों को कहा गया कि वो वापस आ सकते हैं। अब उन्हें जेल या सताया नहीं जाएगा। कुछ सालों के लिए हालात ठीक हो गए। गद्दाफी यूरोप के लीडर से हाथ मिलाने लगा। जब लीबिया के डे ऑफ रेज की बातें होने लगी तो गद्दाफी ने ऐलान किया कि वो भी लोगों के साथ प्रदर्शन करेगा, जैसे वो अपने खिलाफ और एक क्रांति का लीडर हो जिसने ताकत लोगों को दे दी है और खुद हुकूमत में नहीं है। लेकिन हकीकत में लोग अब बदलाव चाहते थे। इजिप्ट के मुबारक और ट्यूनीशिया के बिन अली की तरह गद्दाफी को भी गिराना चाहते थे। बेंगाजी से जो पहली तस्वीरें आईं उनमें जोश से भरे हुए नौजवान ग्रीन कलर की एक इमारत को तोड़ते हुए नजर आए। वो ग्रीन बुक का निशान थी जो 1970s के दशक से लोगों पर थोपी गई थी और आज़ादी के नाम पर गुलामी लादे हुए थी। जैसे जैसे बगावत बढ़ी और गद्दाफी को लगने लगा कि उसकी ताकत को सच में खतरा है तो उसने फिर से सख्ती दिखानी शुरू कर दी। इस बार सिर्फ चंद मुखालिफ नहीं बल्कि पूरे शहर निशाने पर आ गए, जहां लोगों ने उसकी तस्वीरें फाड़ी और गद्दी से हटाने की मांग की। उसने फौज और बाहर से लाए गए लड़ाके भेजे जो नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के झंडे तले लड़ने वाले बगावतियों को कुचलने लगे। ये लड़ाके पुराने सिपाही और नौसिखी लड़ाके थे जिनके बारे में गद्दाफी ने कहा कि ये 17 साल के गुमराह लड़ाके हैं जिन्हें रात में गोलियां दी जाती हैं। उनके दूध, कॉफी या नेस्कैफे में नशे की गोलियां मिलाई जाती हैं। यूएन को भी गद्दाफी ने नहीं छोड़ा। 2009 में जनरल असेंबली में गद्दाफी ने 10 मिनट की तय स्पीच की जगह 1.5 घंटे से ज्यादा लंबी तकरीर दी। उसने यूएन के चार्टर के पन्ने फाड़े, उन्हें मरोड़ कर फेंका और बोलता रहा। उसकी ये आदतें उसके पागलपन का मिसाल बन गई, लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न लीडर्स और कंपनियां उससे डील करने में पीछे नहीं रहीं। जब दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से बगावत की हवा चलनी शुरू हुई तो ज्यादातर लोगों को लगा कि लीबिया इसकी चपेट में नहीं आएगा, क्योंकि गद्दाफी एक तनाशाह था जो बहुत सालों से कुर्सी पर बैठा था और लोग भूल चुके थे कि उसके पहले वहां पर था कौन। लेकिन बाकी अरब लीडर्स की तरह उसे वेस्टर्न मुल्कों का चमचा नहीं माना जाता था और शायद इसीलिए वेस्टर्न मुल्कों ने, खासकर अमेरिका ने, अपना पाला बदल लिया और गद्दाफी पर चारों तरफ से, यहां तक कि नए नए आए फेसबुक से भी दबाव बनना शुरू हो गया। 2011 में जब अरब दुनिया में हुकूमत के खिलाफ बगावत की आंधी उठी तो उसकी सबसे तेज टक्कर, जो कि लोगों ने नहीं सोचा था, वो लीबिया में ही महसूस की गई। इसके पीछे हालांकि अमेरिका का हाथ था। एक तरफ ट्यूनीशिया और इजिप्ट जैसे देशों में जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। आजादी, इंसाफ और इनकलाब के नारों से अरब की दुनिया गूंज रही थी।
गद्दाफी के देश में जो उसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी उनको अमेरिका ने हवा दी, और जो गद्दाफी 42 सालों से लीबिया पर राज कर रहा था उसे अब अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस होने लगी। शुरुआत लीबिया के शहर बेंगाजी से हुई। यहाँ लोगों ने गद्दाफी के साथ प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, लेकिन गद्दाफी ने ना तो पीछे हटने का इरादा किया, ना ही कोई समझौता किया। उसने उल्टा कहा, मैं एक एक को मार दूंगा घर घर जाकर। نزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد। उसकी यही जिद उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक्टिविस्ट और वकील फेथी तरबेल की गिरफ्तारी के बाद बात और बिगड़ गई, क्योंकि वो लीबिया की राजधानी में बंद लगभग 1200 कैदियों की हत्या के मामले में पीड़ितों का केस लड़ रहे थे। मारे गए लोगों के घर वाले ज्यादातर बेंगाजी शहर के ही थे। केस चला और कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर आई तारीख 15 फरवरी 2011 जब तरबेल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मारे गए लोगों के पोस्टर लगे, बेंगाजी शहर मरकज बन गया और जबरदस्त प्रोटेस्ट होने लगे। गद्दाफी ने अपनी फौज से जनता पर गोलियां चलवाई, शहरों में बमबारी शुरू हो गई, लेकिन इस बार मामला सिर्फ लीबिया तक नहीं रहा। हालात बिगड़ते देख यूएन ने गद्दाफी के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न मुल्क अब खुलकर गद्दाफी के दुश्मन बन चुके थे। नेटो की फौज ने गद्दाफी की फौज पर हमला कर दिया। उसकी हुकूमत एक एक करके टूटने लगी। पूरे लीबिया में भयंकर तबाही मचने लगी। आखिर में गद्दाफी को राजधानी छोड़नी पड़ी। राजधानी त्रिपोली से भागकर सीरत नाम के अपने पुराने पैतृक इलाके में छिपा। गद्दाफी कुछ वफादार लोगों के साथ एक काफिले में था, लेकिन नेटो ने उसकी गाड़ियों पर मिसाइल से हमला कर दिया। गद्दाफी जान बचाने के लिए पास के एक ड्रेनेज पाइप में छिप गया, मगर लीबिया के बगावती लड़ाकों को ठिकाने का पता लग चुका था। जब उसे बागियों ने ड्रेनेज पाइप से बाहर खींचा तो गद्दाफी के चेहरे से खून बह रहा था, कपड़े खून से सने थे। वो कह रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर विद्रोही गुट के लड़ाकों ने उसे घूंसे मारे, लाते मारी और कुछ देर बाद भीड़ में से किसी ने गोली चला दी और वही मिट्टी में सना गद्दाफी हमेशा के लिए खामोश हो गया। और इसी के साथ एक दौर का अंत हो गया। एक लीडर जिसने अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों को आंख दिखाई थी, जिसने लीबिया को दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार कर दिया था, अब उसी लीबिया में अमेरिका के सपोर्ट से बनी बगावती फौजों के हाथों मारा जाता है। दोस्तों, ये थी गद्दाफी की कहानी, लेकिन मेरे ख्याल से इसका एक सिरा छूट गया जिस पर कम बात होती है, और वो है वेस्टर्न मुल्कों का दोगलापन। जब सन 2000 के दशक में गद्दाफी की हुकूमत और यूरोप अमेरिका के रिश्तों में सुधार आया तो लीबिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी में दोबारा शामिल कर लिया गया। उसे इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाला और यूरोप में इलीगल माइग्रेशन को रोकने वाले शख्स के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन 2011 में जब अरब स्प्रिंग का असर पूरे नॉर्थ अफ्रीका में फैलने लगा तो अमेरिका ने अचानक रुख बदल दिया। तो जो गद्दाफी उनका साथी था, अब वही अचानक पागल तानाशाह कहा जाने लगा, जो अपने लोगों की जान लेने पर तुला हुआ था उनके मुताबिक। 15 फरवरी से 19 मार्च 2011 के बीच सिर्फ 2 महीनों में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ? मतलब साफ था कि इससे पहले उनको मौका नहीं मिला था, मगर जैसे ही गद्दाफी कमजोर हुआ तो इन्होंने लीबिया के तेल पर असर बढ़ाने के लिए गद्दाफी को रास्ते से हटा दिया, जो ये दिखाता है कि अमेरिका का ना कोई परमानेंट दोस्त है और ना दुश्मन। वो अपने फायदे के लिए पाला बदलता रहता है। अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप बताइए, गद्दाफी हीरो था या फिर विलेन, जैसा कि अमेरिका कहता है? कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, जिस एआई ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया था उसे चेकआउट करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।